स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन, है ना, कंपोनेंट्स कैसे निकालने हैं वेक्टर के। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे यूनिट वेक्टर, ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं ना, कंपोनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कई तरीके से हम निकाल सकते हैं कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट का मतलब समझ लेते हैं एक बार, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट। अगर तुम मेरे को एक सेकंड दोगे, सो आई नीड टू डू समथिंग, है ना, आई मिस फ्यू स्लाइड्स, राइट। एक सेकंड देना मेरे को, कुछ स्लाइड्स मैंने मिस कर दी, उनको मुझे ऐड करना है वापस, ये 2 स्लाइड। चलो हाँ भाई, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कंपोनेंट्स की, बात करते हैं ना, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ना। हाँ, अनअकैडमी सेपियंस नीट के लिए, हाँ बेटा, सेपियंस नाम से समझ में नहीं आ रहा, बायो वाली फीलिंग नहीं आ रही, है ना, वी ऑल आर होमो सेपियंस, राइट। चलो, तो कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स, हाँ भाई, कंपोनेंट टुकड़ों में तोड़ देना, एक वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं वो सीखते हैं पहले। तो उसका मतलब क्या है कंपोनेंट्स का ना, जैसे 5 है, 5 को मैं 2 + 3 लिख सकता हूं, ये उसके कंपोनेंट्स है। 2 and 3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ 5, क्योंकि 5 को तोड़ा, 2 और 3 निकला, इनको वापस ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। मतलब कंपोनेंट्स को वापस ऐड करेंगे तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो तुमको वापस मिल जाएगी। तुम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, 1 + 2 + 2 भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, है ना, ये भी कंपोनेंट्स है 5 के। या फिर तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 1 + 1 + 3, कई तरीके हैं। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 - 1। ऑल ऑफ दीज आर क्या है, सब कुछ क्या है, ये कंपोनेंट्स, ये 5 के कंपोनेंट्स है ना। कंपोनेंट्स मतलब उस चीज को तोड़े ना, और उन चीजों को जब वापस ऐड करें, जैसे 6 और -1 को वापस ऐड करेंगे तो मुझको 5 मिलेगा, मतलब हमको ओरिजिनल चीज वापस मिल जाएगी। बिल्कुल सिमिलर वे में वेक्टर में भी कंपोनेंट होते हैं। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, लेट्स कॉल इट आर वेक्टर, राइट। तो इसके कंपोनेंट है ना, मतलब इसको अभी मान लो 2 पार्ट में तोड़ते हैं, तो अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, ये। तो लेट्स कॉल इट लाइक R1, कुछ भी बोल देते हैं, P1 वेक्टर, P2 वेक्टर बोल दो। तो यहाँ पे P1 और P2 वेक्टर क्या है, कंपोनेंट्स हैं R वेक्टर के, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे हमको वापस R वेक्टर मिल रहा है। मैंने तुम्हें ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑलरेडी सिखा दी, जिन्होंने नहीं आती वो जाके देख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों कंपोनेंट कहलाएंगे, P1 P2। या फिर तुम इसे इस तरीके से भी तोड़ सकते हो, ऐसे भी तोड़ सकते हो, है ना। ये मान लो इनको Q1 वेक्टर, Q2 वेक्टर, Q1 वेक्टर, Q2 वेक्टर है, ये भी तुम्हारे R वेक्टर के क्या है, कंपोनेंट्स है, ये भी तुम्हारे R वेक्टर के कंपोनेंट्स है। या फिर तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, मान लो कुछ भी ले लो, S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, S3 वेक्टर, S4 वेक्टर, ये चारों भी R वेक्टर के क्या है, कंपोनेंट्स है। क्योंकि इन चारों को, ये चारों क्या है, इसको तोड़ने पे आ रहे हैं, मतलब इन चारों को जब मैं वापस ऐड कर रहा हूं तो मुझे R वेक्टर मिल रहा है। तो भाई ये वाली चीज नोटिस करी। तो कंपोनेंट्स का मतलब कुछ नहीं है उस चीज को तोड़ना, है ना। तो तुम एक वेक्टर को 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, और देयर आर इनफाइनाइट वेज, इनफाइनाइट तरीके से तोड़ सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है कितने तरीके से तोड़ सकते हो। इनफाइनाइट तरीके से एक कंपोनेंट, एक वेक्टर के कंपोनेंट इनफाइनाइट वेज में निकाले जा सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये चारों भी, और जरूरी नहीं है 2 ही कंपोनेंट हो, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1,00,000 कंपोनेंट हो सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, कितने भी बना लो, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें समझ में आई। तो कुछ पॉइंट्स नोटिस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन बी ब्रेकन इनटू, है ना, इनफाइनाइट वेज। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख पाऊंगा अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ना। इसको तुम रिपीट पे देख के फिर से नोट्स लिख सकते हो, है ना। ए वेक्टर कैन बी ब्रोकन इनटू इनफाइनाइट वेज, है ना, उसको कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इनफाइनाइट वेज, राइट। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, S3 वेक्टर एंड S4 वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ R वेक्टर, ये R वेक्टर के कंपोनेंट है। क्या एक चीज बताओ, अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, मतलब किसी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर से ज्यादा हो सकता है? किसी वेक्टर के कंपोनेंट, किसी वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर से ज्यादा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे देखो, ये मत सोचना कि 5 को जैसे हमने लिखा 1 + 1 + 3, अब इससे लगेगा कि कंपोनेंट्स हमेशा ओरिजिनल चीज से छोटे होंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे 6 - 1, 6 भी 5 का कंपोनेंट है, बट 6 इज ग्रेटर देन 5। ऐसा ही वेक्टर में भी होता है। जैसे ये देखो, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, S3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्लियरली, यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं S3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R वेक्टर से ज्यादा है।
क्योंकि एरो की लेंथ ही उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। तो एक जरूरी नहीं है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो छोटे हों ओरिजिनल वेक्टर से, कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर से ज्यादा भी हो सकता है। इन चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो, ये इसमें तुम्हें क्लियर दिख रहा है, इस एग्जाम्पल में तुम्हें ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है, यू कैन विजुअलाइज इट, राइट। ये सारी चीजें क्वेश्चन बन के आती हैं। चलो अब देखो, बात ये कि हम उसको कई तरीके से तोड़ सकते हैं, बट वी आर इंटरेस्टेड विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। अब तुम कहोगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों बनाना, भाई फिजिक्स में यूज होता है ना। हमारी दुनिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं है, हमारा स्पेस टाइम भी कर्व्ड है, तुम सोच नहीं सकते इस लेवल पे यूज होता है इसका, है ना, ठीक है। सो वी आर नॉट लिविंग इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारी दुनिया स्ट्रेट नहीं है, हमारा स्पेस टाइम स्ट्रेट नहीं, इट इज कर्व्ड। सो वी नीड सच सिस्टम्स, राइट, पर इसका आगे जाके काम आता है, ठीक है। तो देखो, आर वेक्टर को कैसे तोड़े, मुझे दो कंपोनेंट में तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में हो। तो क्या करो, पैरेललोग्राम बनाओ, वाई एक्सिस से पैरेलल एक बनाओ, एक लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल बनाओ, ये बन गई, है ना, और ठीक है। देखो अब क्या बनेगा ना, देखो, और एक लाइन चाहो तो एक्स एक्सिस से पैरेलल बना सकते हो, जो कि ऐसे बन जाएगी ना, ठीक है। अब तुम्हें एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में चाहिए, दूसरा वाई डायरेक्शन में चाहिए, तो देखो ऐसे बना सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आर एक्स, और ये देखो ये ऐसा जा रहा है, ये जो ऐसा जा रहा है, दिस इज जो आर वाई। तो यहां पे आर एक्स और आर वाई क्या कहलाएंगे, ये आर एक्स और आर वाई कहलाएंगे आर वेक्टर के कंपोनेंट्स, राइट। यहां पे आर एक्स क्या है, व्हाट इज आर एक्स, आर एक्स देखो पहले तो ये दोनों कंपोनेंट है, हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा है, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे हमको ओरिजिनल वेक्टर मिल रहा है विच इज आर वेक्टर, इन दोनों को ऐड करने पे मुझे ओरिजिनल वेक्टर मिल रहा है विच इज आर वेक्टर। तो आर एक्स और आर वाई कंपोनेंट है ना, और ये एक्स और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि देखो ये जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है आर एक्स वाला, और आर वाई वाला वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहलाएंगे ना ऑब्लिक कोऑर्डिनेट के अलाउंग हमने कंपोनेंट निकाल दिया ना। इसके नीट में आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए ना, जो बच्चे AIR 1 लाना चाहते हैं दे शुड नो एवरीथिंग, है ना। मैंने कई बार कहा है कि माय नोट्स आर 100%, अगर तुम मेरी क्लासेस कर रहे हो प्रॉपर, है ना, बट दिस थिंग इज ट्रू व्हेन यू आर स्टडिंग ऑन अनअकैडमी प्लस, है ना, क्योंकि वहां पे हम इतने डिटेल में हर एक चीज कवर करते हैं ना, यू कैन, है ना। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो नोट्स के बाहर से होगा ना, ये बात मैंने कई बार कही है। अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो, मेरी क्लासेस करो, इस वे में नोट्स को डिजाइन करा गया है कि मतलब एग्जामिनर की सोच वहां तक जा ही नहीं सकती जहां तक हमारी जाती, जा ही नहीं सकती। आज तक कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, ना ही कोई आएगा, है ना। व्हेन आई से क्वेश्चन आई मीन कांसेप्ट्स, राइट, कांसेप्ट्स, है ना। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन क्लासेस, मतलब तुम्हें किसी बुक को टच करने की भी जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन क्लासेस इटसेल्फ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, और यही रीजन है कि यार इतने सारे बच्चे इतनी सारी टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करते हैं ना, बिकॉज दे नो एवरीथिंग, उन्हें कभी भी पेपर हार्ड नहीं लगता, है ना। जब आप सही तरीके से पढ़ते हो तो आपको फिर पेपर हार्ड नहीं लगता, क्योंकि हर एक चीज आपको पढ़ाई गई होती है क्लासेस में, है ना। और ये सिर्फ फिजिक्स में ही ट्रू नहीं है यार, जो हमारी टीम है यार, जो कोटा के टीचर्स की टीम है ना, बायो और केमिस्ट्री में भी सेम टीचर्स हैं। लाइक अगर तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम जगह रटवा देते हैं ना, बट अगर तुम रमेश शारदा सर से पढ़ रहे हो, हमारे बैच में आके पढ़ रहे हो प्रॉपर्ली अनअकैडमी प्लस पे, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास के अंदर ही याद करवा देंगे, बिल्कुल एक एंटरटेनिंग मैनर में, राइट। हाँ सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आवाज कम आ रही है। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही यार, वॉइस में दिक्कत है क्या? हेलो हेलो हेलो, यार आनी तो चाहिए, आनी तो चाहिए। पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, इतनी भी नहीं आ रही कि हम सेशन कंटिन्यू कर पाए, फिर मैं चेक करूंगा इस सेशन को रोक के, एक बार कंफर्म करो। आ रही है, आ रही है इतनी आवाज ना, हो सकता है थोड़ी सी कम हो, मैं सेशन के बाद फिर चेक कर लूंगा, अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो बता दो यार। हाँ आ रही है ना, चलो अच्छी बात है, डन, ठीक है, वॉइस आ रही है, चलो डन, ठीक है ना। हाँ तो देखो, अब अपन तोड़ तो अपन कैसे भी सकते हैं, बट वी आर इंटरेस्टेड, हम चाहते हैं ना, देयर आर इनफाइनाइट वेज टू रिजॉल्व ए वेक्टर, बट वी वांट टू रिजॉल्व एट 90 डिग्री। हम चाहते हैं, हम एक तो दो कंपोनेंट में तोड़ना है और 90 डिग्री पे तोड़ना है ना, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में 3 कंपोनेंट में तोड़ेंगे, वो बात की कहानी है। तो 2 कंपोनेंट में तोड़ना है, और इस तरीके से तोड़ना है कि हमें 90 डिग्री पे तोड़ना है, मतलब हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे, जो हमारे सिलेबस में और जो हमको पढ़ना है ना, जो हमको आना चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस हमारी 90 डिग्री पे है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो अगेन हमने करा, जैसे ये हमारा मान लो आर वेक्टर है, इसको कैपिटल आर कर देते हैं, ये हमारा आर वेक्टर है, तो हमने क्या करा, हमें एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, लेट्स कॉल इट आर एक्स, और एक कंपोनेंट हमको इस डायरेक्शन में चाहिए, लेट्स कॉल इट आर वाई, ठीक है। तो देखो पहले तो ये दोनों कंपोनेंट है,
आर वेक्टर के, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ओरिजिनल वेक्टर हमको मिल रहा है, ठीक है। आर एक्स क्या कहलाएगा, व्हाट इज आर एक्स, आर एक्स क्या है हमारा, इसको भूल जाओ, ये सब भूलो, है ना, ये सब बताओ, व्हाट इज आर एक्स, आर एक्स इज आवर एक्स कंपोनेंट, आर एक्स इज आवर एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, एंड व्हाट इज आर वाई, आर वाई क्या कहलाएगा, आर वाई इज द वाई कंपोनेंट, है ना, वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो हम आर वेक्टर को लिख सकते हैं, हम आर वेक्टर को देखो कैसे लिख सकते हैं, हमने कल यूनिट वेक्टर पढ़ा था, आर एक्स किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, आर वाई किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा आर वेक्टर होगा, दैट विल बी आर एक्स, है ना, एक्स डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हम लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, या जो आर वेक्टर है ये दोनों कंपोनेंट है ना, अगर ये कंपोनेंट है तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज आर एक्स प्लस आर वाई वेक्टर, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे वापस हमको ओरिजिनल वेक्टर मिल रहा है, ये हमको दिख भी रहा है ट्रायंगल लॉ से, राइट। हाँ, तो आर एक्स को अब अपन कैसा लिख सकते हैं, आर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, आर एक्स वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है आर एक्स, ये मैंने तुमको कल सिखाया है, इसका मैग्नीट्यूड है आर एक्स, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड है आर वाई, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे कैप। तो देखो आर वेक्टर को हमने ऐसे लिख दिया, ये होता है कंपोनेंट्स का फायदा। मैंने कहा था ना कल कि हम कुछ मैजिकल करेंगे, हम किसी भी डायरेक्शन के वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म में दिखा देंगे, है ना, वही हमने कर दिया कंपोनेंट निकाल के, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है आई कैप, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है जे कैप। आर वेक्टर ना तो इस डायरेक्शन में ना ही इस डायरेक्शन में, पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक नया यूनिट वेक्टर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आई कैप और जे कैप को यूज करके मैं आर वेक्टर को डिफाइन कर सकता हूं ना। इसकी फीलिंग कैसे लें, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, इसकी फीलिंग ऐसे लो, देखो आर एक्स आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, वो कह रहा है कि एक्स डायरेक्शन में कितना जाओ, आर एक्स जाओ, आर एक्स मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में जाओ, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन, फिर वो कह रहा है कि आर वाई मैग्नीट्यूड जे डायरेक्शन में जाओ, मतलब वाई डायरेक्शन में जाओ, तो तुमको जो वेक्टर चाहिए ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। तो ये जो नोटेशन है इसको बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर नोटेशन। अब से अपन हर एक वेक्टर को इसी तरीके से लिखेंगे, अपन पूरा प्रोजेक्टाइल से लेके हर एक चीज अपन कंपोनेंट्स के टर्म में करने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बोल सकता हूं मैं ना, हम सब कुछ एनएलएम से लेके सब कुछ कंपोनेंट में तोड़ के करेंगे। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर नोटेशन। हम अब हर वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे, मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में, ठीक है ना। हाँ, ये चीज समझ में आई क्या? चलो वेरी गुड। चलो अब ये हो गया हमारा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, हमने ये लिखना सीख लिया है ना, इस तरह से लिखेंगे इसको। इस फॉर्मेट को देख के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तुम्हें दोनों मिल जाएगा वेक्टर का, वो कैसे मिलेगा उसको अपन सीखेंगे आगे की क्लासेस में। पर अभी एक चीज देखो, मुझे आर दिया था और थीटा दिया था, क्या आर और थीटा को यूज करके मैं आर एक्स और आर वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, है ना। देखो ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा आर एक्स है और ये तुम्हारा आर वाई है, राइट। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे लगाओ कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा लगाओ इसमें, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा आर एक्स, है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी आर एक्स बाय आर, तुम्हारा आर एक्स निकल के आ जाएगा आर कॉस थीटा। देखो अगर हमको क्वेश्चन में आर दिया गया है, मतलब ओरिजिनल वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड दिया गया है और उसका एंगल दिया गया है, तो हमने आर एक्स निकाल लिया। देखो है ना, हमने एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट भी निकाल लिया। हाँ ठीक है, आर वाई को भी तुम सिमिलर वे में निकाल सकते हो। देखो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट साइन थीटा एज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज आर वाई एंड हाइपोटेन्यूज इज आर। तो हमारा क्या निकल के आएगा भाई, ये हमारा निकल के आ जाएगा आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हमने आर एक्स और आर वाई की वैल्यू भी निकाल दी। हमारा आर वेक्टर क्या था भाई, हमारा आर वेक्टर हमने लिखा था आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, अरे अभी तो लिखा था। अब हमने आर एक्स और आर वाई की वैल्यू भी निकाल दी, तो हम इसको लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। देखो हमने इस तरीके से लिख दिया। हाँ, अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, ये वाली चीज। और उसको कैसे याद रखना है, देखो जरूरी नहीं है कि एक्स डायरेक्शन में हमेशा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, जरूरी नहीं है कि इधर हमेशा आर कॉस थीटा आएगा, कभी कभी यहाँ पे आर साइन थीटा भी आ सकता है और यहाँ पे आर कॉस थीटा भी आ सकता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, और इस चीज को हमको याद ही रखना है। मतलब अगली बार से हम इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा साइन थीटा रख के नहीं निकालेंगे। तुम कहोगे सर पर ये तो बहुत आसान है, 3 सेकंड में हो जाएगा। पर भाई ये 3 सेकंड का नहीं है, इस चीज को 0.1 सेकंड में करना है। अगर तुम 0.1 सेकंड की चीज 3 सेकंड में करोगे तो एग्जाम में पेपर छोड़ के आओगे, क्वेश्चन तुम्हारे सही टाइम पे सॉल्व नहीं होंगे। जो चीज 0.1 सेकंड में होनी चाहिए वो 0.1 सेकंड में ही करेंगे।
तो इसमें 3 सेकंड देना मतलब तुमने समय बर्बाद कर दिया, इसमें 3 सेकंड नहीं देंगे। तो हम कैसे ऑब्जर्वेशन करें, किस तरह से इस चीज को हम लोग याद रखेंगे? तो देखो भाई, हाँ, तो है ना, अलीजा वी विल कवर दैट ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। ओके, अनअकैडमी प्लस पे ही करेंगे हम वो कवर, और वो 1 जून से हम करने वाले हैं अनअकैडमी प्लस पे, हम उसको कवर करने वाले हैं 1 जून से अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। तो देखो भाई RX, राइट, RX है ना, हाँ। तो देखो कैसे, देखो ये देखो कि ये थीटा एंगल बन कौन सी एक्सिस से रहा है, सबसे पहले ये नोटिस करना, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंगल कौन सी एक्सिस से बन रहा है? जैसे इस केस में x एक्सिस से बन रहा है, तो x वाला कंपोनेंट हो गया r cos थीटा और दूसरा वाला हो गया r sin थीटा। मतलब तुमको ये याद रखना है कि ये जो थीटा एंगल है, ये जिस भी एक्सिस से बनेगा उसके अलोंग कॉस वाला कंपोनेंट आएगा और दूसरे वाला मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन वाला कंपोनेंट आएगा। ये तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखना है ना, ठीक है। जिससे ये एंगल बनेगा, मैं फिर से बोलूंगा, ये एंगल थीटा जिस एक्सिस से बनेगा, जिस डायरेक्शन से बनेगा, उस डायरेक्शन में तुम्हारा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। अगर ये थीटा यहां पे बन रहा होता, वाई एक्सिस से बन रहा होता, तो y वाला कंपोनेंट r cos थीटा हो जाता और x वाला कंपोनेंट r sin थीटा हो जाता है ना, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ समझ में आया होगा, पर 100% नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, कुछ करते हैं, क्वेश्चंस करके इन चीजों को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे तुम्हारा पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, NLM और आगे के चैप्टर डिपेंड करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो चलो देखो, अपन को कुछ करना है, ये अपन को करना है। सबसे पहले x कंपोनेंट बताओ, इसका ऑर्डर थोड़ा सा गलत दिख दिया मैंने ना, ये पीपीटी में अपडेट नहीं कर पाया। सबसे पहले x कंपोनेंट लिखना है, फिर y कंपोनेंट लिखो, और फिर तुम्हें पता है यूनिट वेक्टर नोटेशन लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे तुमको x एक्सिस और y एक्सिस दिए हैं, और यहां पर तुमको एक वेक्टर दिया गया है भाई r वेक्टर। तो मुझे बताओ r वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड बताओ, x डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है इसका, r, देखो देखो r है इसका मैग्नीट्यूड, x डायरेक्शन में इसका कितना मैग्नीट्यूड है, r। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा x डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट है, 0। यार y डायरेक्शन में ये है ही नहीं, y डायरेक्शन में ये है ही नहीं। और एक बार x और y कंपोनेंट हो गए तो यूनिट वेक्टर नोटेशन कैसे लिखेंगे, x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू जे कैप। एक बार तुमको x और y डायरेक्शन के कंपोनेंट मिल गए तो कुछ नहीं करोगे, लिखोगे x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू जे कैप। जैसे यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर को हम लिख सकते हैं x कंपोनेंट विच इज r इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट विच इज 0 इंटू जे कैप। तो चाहो तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, r आई कैप। तो इस वेक्टर को देखो हमने यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिख लिया, ये बहुत आसान था, ये बहुत आसान था, है ना, ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, देखो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, अब देखो ये चीज समझो, मैंने बार बार तुमको बताई है कि एक वेक्टर के केस में उसकी पोजीशन कुछ भी नहीं बताती, जो भी चीज होती है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। वेक्टर की पोजीशन कुछ भी नहीं बताती, जो भी होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट तभी आएगा जब आर वेक्टर यहां पे, इस आर वेक्टर को हम यहां पे रख देते तब भी ये आर आई कैप ही आता, इसको अगर हम यहां पे रख देंगे तो भी वही आएगा, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, मतलब इस आर वेक्टर को तुम जहां भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आर आई कैप ही आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, वेक्टर के केस में पोजीशन से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है कि ये रखा किधर है, तुम्हें डायरेक्शन देखना, एक्स वाई एक्सिस हम पोजीशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम बताए एक्स कोमा वाई कोमा जेड लिखते हैं ना, जब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तब पोजीशन के लिए यूज करते हैं। अभी हम इस सिस्टम को डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान देना है, पोजीशन पे नहीं। इसको अगर यहां पे रख देंगे तब भी आंसर सेम रहेगा, इन चीजों को हमको ध्यान रखना है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, देखो इस ये वाला वेक्टर देखो, इसमें डायरेक्शन उल्टा दिया है, तो इस बार एक्स कंपोनेंट अभी भी आ रही है, वाई कंपोनेंट अभी भी 0 है, पर जब तुम इस वेक्टर को लिखोगे तो आएगा एक्स कंपोनेंट इनटू डायरेक्शन। ये देखो यार, ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है माइनस आई कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज योर आई कैप, पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है दैट इज योर माइनस आई कैप। तो ये वाला वेक्टर तुम्हारा हो जाएगा आर इंटू आई कैप, नहीं आएगा माइनस आई कैप आएगा। क्यों? देखो ये वाला आई कैप के डायरेक्शन में था, पर ये वाला माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है, तो वो आएगा प्लस 0 जे कैप। तो तुम आर वेक्टर को इस केस में लिख सकते हो माइनस आर आई कैप। देखो भाई, दो क्वेश्चन करे, दोनों बिल्कुल आसान से थे। यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना आना चाहिए, यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना आना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ भाई, चलो ये करते हैं ना, ये करते हैं, ठीक है। चलो इसको देखो, खुद से करो, सोचो, पूरा का पूरा वेक्टर y डायरेक्शन में है, तो यहां पे y कंपोनेंट r आ गया, x कंपोनेंट 0 आ गया, r वेक्टर क्या हो जाएगा, r इंटू y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है j कैप, तो आ गया r इंटू जे कैप। चलो ये करते हैं, आई थिंक क्लियरली दिख रहा है।
दिस इज नथिंग बट माइनस आर जे कैप, करके देख सकते हो है ना, क्योंकि माइनस जे कैप में जा रहा है, ये नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये वाला वेक्टर नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। चलो कुछ और करते हैं। मान लो यहां पे तुमको एफ वेक्टर दिया है, एफ वेक्टर इज गिवन टू यू एज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। तो अब कैसे सॉल्व करें? अब आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन अब आए, इनको कैसे सॉल्व करें। तो देखो सबसे पहले देखो यार, एंगल किससे बन रहा है? एंगल एक्स से बन रहा है या वाई से बन रहा है? बस मुझे इतना बताओ, जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इस क्वेश्चन में, वो एक्स एक्सिस से बन रहा है या वाई एक्सिस से बन रहा है? एक्स एक्सिस से बन रहा है, राइट? ये है ना, एक्स एक्सिस से बन रहा है। तो एक्स के अलोंग कॉस वाला आएगा और वाई के अलोंग साइन वाला आएगा। जिस एक्सिस से एंगल बनता है उसके अलोंग कॉस वाला आता है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में साइन वाला आता है। ठीक है, चलो तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, ये तुम्हारा कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आर एक्स इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा है ना, या फिर एफ एक्स लिख दो, इसको एफ लिख दो क्योंकि मैंने फोर्स यूज कर रहे हैं। एफ एक्स यूज इसको ना, तो देखो एफ एक्स कितना आ जाएगा अपना, एफ एक्स विल बी एफ कॉस थीटा, है ना। एफ कितना दिया है क्वेश्चन में, एफ का है ना फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है 10 न्यूटन और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, ये हो गया 5√3। देखो एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आया, 5√3 न्यूटन। फिर से देख लो, क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा था इसलिए उसके अलोंग हमने कॉस लिया, और इसके अलोंग क्या हो जाएगा, बाय वाला कंपोनेंट साइन थीटा, एफ साइन थीटा 10 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है हाफ, सो इट विल बी 5 न्यूटन। अब कैसे लिखेंगे देखो इसको, एफ वेक्टर लिखेंगे अपन एफ एक्स। देखो इसका अगर कंपोनेंट बना के दिखाएं तो मैं बना के भी दिखा सकता हूं मैं फिगर में, कैसे दिखेंगे देखो, ये ऐसे दिखेंगे कुछ इस डायरेक्शन में। देखो ये आएंगे कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट और ये है तुम्हारा वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, एफ एक्स और एफ वाई। देखो एफ एक्स किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, आई कैप में, और एफ वाई किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जे कैप में। तो एफ वेक्टर हो गया एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। एफ एक्स इज योर नथिंग बट 5√3 आई कैप प्लस एफ वाई इज 5 जे कैप, यूनिट लगा दो न्यूटन। ठीक है, चाहो तो 5 को कॉमन ले लो, चाहो तो न्यूटन दोनों में लगा लो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जहां जैसा मन करे लिख दो। तो ये अब अपना आ गया 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप न्यूटन। देखो हमने इस वेक्टर को, हमको सिर्फ इतना बोला था कि 10 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, और अब हमने उसको आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख दिया। हमें ये चीज आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में किस तरीके से लिखा जाता है, उसको आई कैप और जे कैप में कैसे ब्रेक करा जाता है, और उसके कंपोनेंट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ चलो 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 एक क्वेश्चन और करते हैं और ज्यादा क्लैरिटी के लिए। लेट्स से ये वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वाई एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको यूनिट वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखें? तो सबसे पहले एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालते हैं। चलो कैसे बनेगा, देखो तुम्हारा वाई कंपोनेंट तो ऐसा आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा, दिस इज योर वी एक्स एंड दिस इज योर वी वाई। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो एक्स कंपोनेंट हो गया, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है वो वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो इस बार जो एंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस से बन रहा है या वाई एक्सिस से बन रहा है, ये बताओ। एंगल तुम्हारा बन रहा है वाई एक्सिस से, तो जो कॉस वाला कंपोनेंट आएगा वो वाई डायरेक्शन में आएगा। इस बार हम बोलेंगे वी वाई इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। देखो पिछली बार एक्स में आया था कॉस, इस बार वाई में आ रहा है क्योंकि इस बार एंगल वाई डायरेक्शन से बन रहा है। तो v कितना हो गया तुम्हारा, v इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड कॉस थीटा कितना है 60, तो कॉस 60 अगेन तुम्हारा हाफ होता है, तो ये आ गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ठीक है, सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी v साइन थीटा। इधर एक में कॉस आ रहा है तो दूसरे में साइन आएगा फिर। ठीक है, v इज 20 अगेन साइन 60 डिग्री √3/2, दिस इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तुम्हारा vx और vy आ गया। आंसर लिख देते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू vx, पर देखो vx किधर है, आई कैप में है या माइनस आई कैप? देखो आई कैप ये है, माइनस आई कैप ये लेफ्ट में जा रहा है vx, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप, तो vx के साथ माइनस आई कैप लगेगा प्लस vy। देखो y वाला तो पॉजिटिव में ही जा रहा है,
तो वी वाई जे कैप। डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है ना, कंपोनेंट निकालने के बाद डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, डायरेक्शन का पाप नहीं करना। पूरी फिजिक्स में हम कभी भी डायरेक्शन का पाप नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। डायरेक्शन पे हमेशा ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या आ गया तुम्हारा, वेलोसिटी वेक्टर निकल के आया, वी एक्स इज योर 10√3 आई कैप माइनस है क्योंकि, प्लस वी वाई इज योर 10, तो 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा आ गया। तो देखो हमने वेलोसिटी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के नोटेशन में लिख दिया, आई कैप जे कैप के टर्म में ब्रेक करके लिख दिया। तो अब हमको कैसे भी दे दे, कहीं भी एंगल बना दे, हम cos थीटा sin थीटा सही से निकालेंगे, और आई कैप आएगा या माइनस आई कैप आएगा, इस पे भी ध्यान रखेंगे, है ना, कि जो तुम्हारा कंपोनेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है, इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। आई होप ये चीज क्लियर होगी सभी को, है ना। अच्छा एक बार मेरे को रिफ्रेश करने तो, कोई दिक्कत तो नहीं है कोई? ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, राइट, एवरीथिंग इज फाइन, कूल। चलो कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और कर लो भाई, है ना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, इसको होमवर्क में लिख लो, इसको दो मेथड से करना। देखो अगर इधर 37 बना रहा है, ये मेथड नंबर 1 ऐसा करना है, इधर से मान के खुद से ट्राई करना है ना, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी मान लो, तो मेथड नंबर 1 करना 37 डिग्री एंगल मान के करना, फिर इसको दूसरी मेथड से खुद से ट्राई करना, इस चीज को, तुम्हें क्लैरिटी दिखेगी। एक क्वेश्चन को कई मेथड से करने से क्लैरिटी दिखती है। अगर ये एक्स डायरेक्शन से 37 बना रहा है, तो वाई डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है ये बताओ, है ना, ठीक है। अगर ये एक्स डायरेक्शन से 37 बना रहा है, इसको घर पे खुद से ट्राई करना है ना, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन से कितना बनाएगा, 53 डिग्री। एक बार 37 लेके करना, तो एक्स डायरेक्शन में cos 37 आएगा। एक बार 53 डिग्री लेके करना, दूसरी मेथड, पूरा क्वेश्चन फिर से करना, तो वाई डायरेक्शन में sin 53 आएगा। देखो अलग अलग आएंगे पर आंसर सेम ही आएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा, किसी भी मेथड से करो, क्योंकि चाहे तुम cos 37 लिखो चाहे sin 53 लिखो, बात वही होती है, दोनों की वैल्यू 4/5 होती है। इसको करोगे तो समझ में आएगा, एक बार 37 डिग्री मान के करना, एक बार इधर बाय एक्सिस से 53 डिग्री एंगल मान के करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। याद रखना माइनस आई कैप और माइनस जे कैप आएगा इसमें कंपोनेंट निकालने पे। तो ये क्वेश्चंस करना, फिर इसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज अपन ने देखा कि भाई एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखते हैं, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर नोटेशन अगर दी है तो उससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, अगली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, याद रखना, ठीक है। ये पीडीएफ नोट्स कहां मिलेंगे, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, इस टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। मेक श्योर यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, राइट, @NEET_physics, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। आज 9 PM पे भी मेरी एक फ्री लाइव क्लास है अनअकैडमी पे, तुम उसको भी अटेंड कर सकते हो। और बाकी जो बच्चे श्योर है भाई कि अब हमें प्रतीक सर के पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना है, हमको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है अनअकैडमी प्लस पे, जो कोटा की वो फैकल्टीज है जिन्होंने सबसे ज्यादा रैंक्स प्रोड्यूस करी, हमें उन फैकल्टी से पढ़ना है। इफ यू आर श्योर, ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, इसकी प्राइस बहुत कम है ना, एंड मेक श्योर यू यूज द कोड फिजिक्स लाइव, दिस इज माय कोड, राइट, कोड फिजिक्स लाइव है पर इससे एक्सेस कंप्लीट मिलता है। तुमको 2 ईयर के लिए सिर्फ 32,400 पे करना पड़ेगा, विच इज लाइक 45 रुपीज पर डे, राइट, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, सी यू, बाय 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 बाय। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना है ना, चलो।